अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्तम पर योग दिवस समारोह का सीधा प्रसारण उपनिदेशक कार्यालय से। आज बारिश के बीच रिमझिम बारिश अब भी चालू। बैक साइड ऑन योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिर्प्रांजलिरानतोस्मि। सुप्रभातम, नमस्कार। सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर की ओर से सप्तम अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किए जाने वाले सामान्य योगाभ्यास क्रम यानी कॉमन योगा प्रोटोकॉल के जीवंत प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हमारे माननीय उपनिदेशक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे महर्षि पतंजलि की पूजा अर्चना के साथ में दीप प्रज्वलन करके और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय श्रीमान मनोहर सिंह जी राठौड़ साहब, आज हम मनाने जा रहे हैं सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विगत 6 वर्ष में हमने सफलतापूर्वक इसका आयोजन ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के और विश्व के विभिन्न देशों तक हमने इसका आयोजन किया। विगत 2 वर्षों से कोविड-19 की त्रासदी के कारण हम इसका आयोजन उस प्रकार नहीं कर पाए जैसे 2019 तक हमने बहुत खुले में भव्य रूप से इसका आयोजन अधिकाधिक संख्या में जनता को एकत्र करके किया था। लेकिन विवशताएं होती हैं और उन विवशताओं के अनुरूप ही हमें कार्य करना होता है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार ने कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया कि हमें अपने घर पर रहकर के योग करना है। बी विथ योगा, बी एट होम, लेकिन योग करना अवश्य है। विगत 5 दिवस में हमने सामान्य योगाभ्यास क्रम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास किया और आज उसका पूर्ण रूप से हम यहां आचरण करने जा रहे हैं। साथ ही यह संकल्प लेने का दिन है कि यह सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं, हमें अपने जीवन में यथासंभव प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में इस योगाभ्यास का समावेश करना नितांत आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, योग दिवस के साथ ही आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है और वह दिवस है विश्व संगीत दिवस। जहां योग को पंचम वेद माना है, वहीं संगीत को सामवेद का उपवेद कहा है। जिस प्रकार मन की शांति के लिए, मन की निश्चलता के लिए योग का महत्व है, ठीक उसी प्रकार संगीत का भी वैसा ही महत्व है। कहते हैं, नाहम वसीय वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। न तो मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं, न ही मैं वैकुंठ में वास करता हूं। जहां मेरे भक्त मुझे प्रेम भाव से सच्चे मन से गाकर के बुलाते हैं, मैं वही विद्यमान रहता हूं। तो संगीत और योग दोनों का आज अद्भुत दिन है और हम इन दोनों से अपने जीवन में जो उथल पुथल चलती है उसमें शांति ला सकते हैं। हमारा मन ही हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार होता है। यदि हमारा शरीर सही है तो हमारा मन सही है, हमारा मन सही है तो हमारा शरीर सही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
वैसे भी संपूर्ण स्वास्थ्य के अंतर्गत इन सभी चीजों का समावेश होता है, न केवल सिर्फ खाली शारीरिक रूप से, अपितु शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से हम स्वस्थ होने चाहिए। और यह मार्ग प्रशस्त करता है आयुर्वेद, योग, संगीत, इन तीनों को यदि सम्मिश्रण कर दिया जाए तो मैं समझता हूं वर्तमान में ही नहीं भविष्य में भी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, व्यक्ति जो कि इनके मार्ग पर चल रहा है उसके लिए कभी कोई परेशानी नहीं होगी। योग के विषय में काफी कुछ जानकारी हमने प्राप्त की विगत 5 दिवस के पूर्वाभ्यासों के अंतर्गत। आज बहुत संक्षेप में शीघ्रातिशीघ्र हम 8 मिनट हमारे पास शेष बचे हैं, उसमें योग से संबंधित थोड़ी सामान्य जानकारियां और लेंगे संक्षेप में, और फिर ठीक 7 बजे कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास हम करेंगे। योग का सामान्य अर्थ है जोड़ना। यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो कि सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है, जो शरीर और मन के बीच में संतुलन स्थापित करता है। यह जीवन जीने की कला, जीवन जीने का विज्ञान है। जिस प्रकार आयुर्वेद सिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाए, ठीक उसी प्रकार योग भी हमें यह बताता है कि किस प्रकार जिंदगी जी जाए। लेकिन योग में जो 8 अंग बताए हैं, पहले 2 अंग जो हैं, यम है और नियम है। यम निषेधात्मक है, यानी कि व्हाट शुड वी नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए यह बताते हैं यम, और नियम बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तित्व उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत हो। और यम यानी कि जो चीजें न करने की हैं उनको हम नहीं करेंगे तो समाज में हमारा समाज उत्कृष्ट स्वरूप में हमारे समक्ष होगा। यम जो बताए हैं 5 बताए हैं, जैसा कि आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था। सबसे पहला अहिंसा, किसी को भी शारीरिक, मानसिक, वाचिक रूप से किसी भी प्रकार की जीव मात्र को कोई पीड़ा न पहुंचाने का नाम ही हिंसा है, नहीं पहुंचाने का नाम अहिंसा है, तो हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा सत्य, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा ठीक वैसा ही बयान करना, ठीक वैसा ही व्यवहार में लाना, वह सत्य है। अस्तेय, किसी की भी अपने मन से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी की भी वस्तु को लेना, यह स्तेय कहलाता है, और इसको नहीं करना अस्तेय कहलाता है, यानी कि चोरी न करना। चौथा है सत्य, ब्रह्मचर्य, अपनी समस्त इंद्रियों को वश में रखना, और उसके बाद में अंतिम है अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, जिससे कि दूसरे लोगों को भी वे चीजें अवेलेबल हो सके। आपके पास में 50 चीजें पड़ी है और कोई के पास में एक भी नहीं है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उसको भी वे चीजें सहज ही उपलब्ध हो सके। इसके बाद नियम जो है वो हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए उनका अभ्यास हमें करना चाहिए, हमारे जीवन में उन्हें लाना चाहिए, जिनमें पहला है शौच, यानी कि शुद्धि, शारीरिक और आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि, मानसिक शुद्धि और शारीरिक शुद्धि दोनों होना चाहिए। स्नान के द्वारा शारीरिक शुद्धि और सत्य के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा मन की शुद्धि होती है, तो इसका आचरण हमें करना चाहिए। शौच के बाद में संतोष, हर चीज में संतोष रखना चाहिए, अति हर चीज की बुरी है। अपना जीवन निर्वहन हो सके, जो जितना प्रभु की कृपा से हमें मिल गया है, हमारे सद प्रयत्नों के द्वारा, हमारे सत्कर्मों के द्वारा, हमारे पूर्ण कर्म में रत रहने के द्वारा, उसको ही हमें प्रभु का प्रसाद मान करके तो उसी में हमको संतोष करना चाहिए। कहते हैं अति लोभो न कर्तव्यो लब्धम नैव परित्यजेत, ज्यादा लोभ करना नहीं चाहिए और जो मिल जाए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। संतोष के बाद में तप, आप जो भी धर्म कर रहे हैं, जो भी आपकी वृत्ति है, जो भी आपका कर्म है, उस पर निरंतर लगे रहने का नाम ही तप है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जो भी वृत्ति कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में उस पर चलते रहें, इसी का नाम तप है। जिससे हमारे राष्ट्र का समुत्थान हो, हमारे देश का समुत्थान हो, विश्व का समुत्थान हो, और हम बहुत ही गर्व के साथ में मानव होने का परिचय दे सकें। इसके बाद में अगला आता है स्वाध्याय, सदग्रंथों का अध्ययन, निरंतर अनुशीलन, निरंतर अध्ययन आवश्यक है। स्वाध्याय यह है। और सबसे अंतिम है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि परम पिता परमेश्वर के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित हो जाने का नाम ही है ईश्वर प्रणिधान। तो ये नियम हुए। इसके बाद में आसन, हमारे संपूर्ण शरीर को
अंतिम अवस्था तक सुव्यवस्थित चलते फिरने लायक बना करके रखने के लिए प्रतिदिन आसनों का अभ्यास किया जाना चाहिए। कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जिसमें स्थिरता हो और सुख की अनुभूति हो। यह हमारे संपूर्ण तंत्र, विशेष रूप से हमारी अस्थियां, संधियां, हमारी मांसपेशियां, हमारा रक्त परिसंचरण और इसके अतिरिक्त हमारा तंत्रिका तंत्र, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा यह अंग है योग का, जो कि आसन नाम से हम जिसे जानते हैं। इसके बाद में अगला आता है प्राणायाम। सारा सब कुछ वायु का खेल है। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और यह क्रम चलता रहता है। प्राणायाम के द्वारा हमारा अभ्यास यह हो कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत अधिक बढ़े, जितने भी कोश हैं, वायु कोश हैं, वो अधिकतम सक्रिय हो, जिससे कि हमारी कार्य क्षमता बहुत अच्छी बनी रहे और हमारे सभी भी जो तंत्र हैं वो सम्यक प्रकार से अंतिम अवस्था तक कार्य करते रहें। तो यह हुआ प्राणायाम। और इसके बाद में प्रत्याहार। प्रत्याहार है अपनी जो भी इंद्रियां हैं इनको अंदर की ओर सिमेट करके हमारा इनकी जो है बाह्य जगत से इनका नाता कम करके आभ्यंतर रूप में इनको स्थापित करना प्रत्याहार है। और इसके बाद में धारणा, ध्यान और समाधि, यह हमारे संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई आगे से आगे की अवस्थाएं हैं। समग्र रूप से जो हमारा ध्यान है उसको एक स्थान पर केंद्रित कर देने का नाम ही धारणा है, और उसमें भी एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए हमेशा के लिए रखना यह ध्यान है। और इसी के बाद में इसी में एकाकार हो जाने का नाम में समाधि है। तो ये अष्टांग योग संक्षेप में हमने इनकी चर्चा की। इसके बाद जो हमारा कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसके विषय में इतना ही निवेदन करना चाहूँगा। इसे इस प्रकार से योगाचार्यों के द्वारा सुव्यवस्थित किया गया है, इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, बच्चे से लेकर के वृद्ध तक यदि इसका प्रतिदिन अभ्यास करता है तो जीवन में कोई प्रकार की उसके विकार आने की संभावना न के बराबर है। आता भी है तो वह सहज ही टल जाता है। इसमें सभी चीजों का यथासंभव समावेश किया गया है। सभी के लिए कुछ न कुछ इसके अंतर्गत है। योगाभ्यास प्रायः भूखे पेट करना चाहिए, सुबह खुली हवा में करना चाहिए यथासंभव। यदि प्रकृति साथ नहीं दे रही है, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, जैसे कि आज देख रहे हैं इंद्रदेव कृपा अच्छी बरसा रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ बंद में करना पड़ रहा है, लेकिन खुले में करने का आनंद ही कुछ अलग है। हमारा योगाभ्यास का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। तो खुले में करें। प्रायः ऐसे कपड़े पहने योगाभ्यास करते समय जो कि बिल्कुल ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा ढीले ना हो, जिसमें आप आसानी से सब काम कर सकें। बलात् न करें, जो कुछ भी आपको निर्देश दिया जाए उसकी अनुपालना करें। योगाभ्यास का आरंभ प्रार्थना से करें, अंत में संकल्प लें और विश्वमंगल कामना करें। इसके साथ ही योगाभ्यास करने के 10 मिनट बाद, 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट बाद में हम आहार ग्रहण करें और या स्नान वगैरह भी उसके बाद में करें। इन सब बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है निरंतरता आवश्यक है। योगाभ्यास को प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें, यही आपसे प्रार्थना है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। में हमारे प्रदर्शन करता है उनसे निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम डॉक्टर कृष्ण गोपाल, उमेद कंवर, डॉक्टर गार्गी राजपुरोहित, दिनेश चौधरी, जितेंद्र चौधरी, मैं निवेदन करना चाहूंगा योगाभ्यास का आरंभ हम प्रार्थना के साथ करेंगे। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, मेरी वाणी का अनुगमन यदि आप करेंगे तो मैं समझता हूं आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। दंडासन की स्थिति में अपने पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए और विश्राम की स्थिति में आप बैठ रहे हैं। अपनी हथेलियां पीछे की ओर इस प्रकार टिकाइए, अंगुलियां पीछे की ओर देखती हुई हो, दोनों पैरों के मध्य में दूरी हो, गर्दन पीछे की ओर लुटी हुई हो। ये आपकी दंडासन में विश्राम की स्थिति है। दंडासन में विश्राम की यह स्थिति है। जब भी बैठ करके आसन किए जाते हैं, बीच बीच में हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रार्थना से आरंभ करेंगे। एक बार वापस दंडासन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को, दोनों हथेलियां अपनी दोनों जंघाओं के पास में इस प्रकार रखिए कि अपने पैरों की तरफ देखती हुई हो, अंगुलियां कमर गर्दन सीधी हो, पंजे आपके शरीर की तरफ झुके हुए हो, अपने वक्ष की तरफ।
अब हम प्रार्थना 5 आसनों में बैठ कर सकते हैं, जिसमें आलथी पालथी लगा करके सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन और सिद्धासन। हम सिद्धासन में बैठ करके करेंगे। इस प्रकार अपने दाहिने घुटने को मोड़िए और अपनी एड़ी को टिकाइए मूलाधार के निकटतम स्थिति में। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड के घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड के टखने को राइट साइड के टखने के ठीक ऊपर रखिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से लेकर के जाते हुए ऊपर लेकर के जाएं और नीचे वक्ष के सामने नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लें। ऋग्वेद के 10वें मंडल की प्रार्थना हम करने जा रहे हैं, जिसका भाव है हम सब साथ मिलकर चलें, हम सब साथ मिलकर बोलें, हम सब ज्ञानी बने और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक उसी प्रकार करते रहें जिस प्रकार हमारे पूर्वज करते आए हैं। एक पंक्ति में बोल रहा हूं, उसी पंक्ति को आप रिपीट करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं, संगच्छध्वं संवदध्वं, संवो मनांसि जानता, संवो मनांसि जानता, देवाभागं यथा पूर्वे, देवाभागं यथा पूर्वे, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। शनै शनै आंखें खोलेंगे। जिस क्रम से हाथों को लेके गए थे उसी क्रम से उन्हें वापस नीचे की ओर लेकर के आ जाएं। आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद शीतलीकरण के अभ्यास करने जा रहे हैं। हर योगाभ्यास करने से पूर्व, मुख्य योगाभ्यास करने से पूर्व रक्त के सूक्ष्म संचरण के लिए आवश्यक है शीतलीकरण की क्रियाएं। अपने स्थान पर खड़े होंगे, सावधान की मुद्रा में, दोनों पैरों के मध्य में आगे पीछे दोनों ओर से 2-3 इंच की दूरी हो। अपने दोनों हाथों को कमर पर दोनों ओर इस प्रकार रखिए, अंगुलियां मेरी तरफ यानी कि आपके सामने की तरफ देखती हुई हो और अंगूठा पीछे पीठ की तरफ हो। अंगुलियां मिली हुई, अंगूठा पीछे, दोनों। अब हमें पहला ग्रीवा के 4 अभ्यास करने हैं। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे की ओर झुकाएं तब तक जब तक कि आपकी ठोड़ी कंठकूप में न लग जाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सम स्थिति में लाते हुए इजीली जितना पीछे हो सके, गर्दन को जितना इजी पीछे हो सके लेकर के जाएंगे। बहुत सुंदर। पुनः गर्दन ऊपर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस वक्ष की ओर इसे धीरे धीरे झुकाएंगे, कंठकूप में लगाएंगे। एक बार इसका अभ्यास पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, सम स्थिति में आते हुए इजीली जितना पीछे हो सके पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, वापस ऊपर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वक्ष की ओर झुकाएंगे। थोड़ी को कंठकूप में लगाने का प्रयत्न करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर लेकर आकर रुक जाएंगे। इसके बाद दूसरा अभ्यास बेंडिंग ऑफ नेक, गर्दन को झुकाना। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड में दाहिने कंधे की तरफ तब तक झुकाएंगे जब तक कि आपका कान और कंधा निकटतम स्थिति में न आ जाए। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए राइट में, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए मध्य में आकर रुक जाएंगे। तीसरा अभ्यास ट्विस्टिंग ऑफ नेक, यानी कि गर्दन को मोड़ना। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ तब तक मोड़े जब तक कि आपकी ठोड़ी और कंधा एक सीध में न हो जाए। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए राइट में, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में,
श्वास भरते हुए मध्य में आकर रुक जाएंगे। ग्रीवादी सभी अभ्यास से ही संपन्न होते हैं। हाथों को यथास्थान लेकर के आ जाएंगे नीचे। अब स्कंद के दो अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए अपने दोनों को बिल्कुल पैरों को मिला लीजिए, कोई गैप नहीं दोनों पैरों के मध्य में। पहला अभ्यास करने जा रहे हैं। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार उठाइए कि हथेलियां बाहर लैटरली देखती हुई हो। हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर के जाइए। आपकी भुजाएं कानों का सिर का स्पर्श न करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। नीचे आएंगे तक आपकी हथेलियां जंघों का स्पर्श न करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह पहला अभ्यास यही संपन्न हुआ। स्कंद का दूसरा अभ्यास करेंगे, रोटेशन ऑफ शोल्डर, कंधों की एक्सरसाइज है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार उठाइए, हथेलियां जमीन की ओर देखती हुई हो। हथेलियों को आसमान की तरफ देखता हुआ कर लीजिए। अपनी अपनी अंगुलियां दोनों कंधों पर टिकाइए। अपने दोनों कोहनियां वक्ष के सामने लाकर मिला लीजिए। ऊपर से नीचे, मैं जब कहूंगा आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है। ऊपर जाएंगे, श्वास लेंगे, नीचे आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, गोल गोल घुमाना है। 1 2 1 2। इसे विपरीत क्रम में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। नीचे से जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, ऊपर जाएंगे, श्वास लेते हुए। कैसे? 1 2 3। और जिस क्रम से हाथों को लेके गए थे उसी क्रम से अपने हाथों को पुनः नीचे लेकर के आ जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। यही संपन्न होते हैं स्कंद के दो अभ्यास। इसके बाद कटी चालन, कमर की कार्य क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए यह बहुत सुंदर सूक्ष्म व्यायाम है। दोनों पैरों के मध्य में 2 से 3 फीट की दूरी कर लीजिए। 2 से 3 फीट की दूरी कर लीजिए। और इसके बाद श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को कंधे के समानांतर इस प्रकार लेकर के आइए, हथेलियां एक दूसरे की तरफ देखती हुई हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में तब तक आपको घूमना है जब तक कि आपकी लेफ्ट हथेली राइट कंधे का स्पर्श न कर ले। आपकी दृष्टि राइट कंधे की तरफ, राइट पैर की, राइट हाथ की तरफ होनी चाहिए। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए राइट में, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए मध्य में आकर रुक जाएंगे और उच्चक करके सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। धन्यवाद। अंतिम अभ्यास जानु चालन, नी जॉइंट के नी मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा ये आसन। जिनके घुटनों में तेज दर्द होता हो उन्हें नहीं करना चाहिए। श्वास भरते हुए हाथों को कंधे के समानांतर इस प्रकार उठाइए, हथेलियां जमीन की ओर देखती हुई हो। जब मैं 1 कहूंगा आपको श्वास छोड़ते हुए नीचे कुर्सीनुमा शैली में जितना आप अपनी इजीली क्षमता के अनुसार बैठ सकते हैं बैठेंगे, और 2 बोलने पर श्वास भरते हुए उठ जाएंगे। 3 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। बगल से हाथों को लाते हुए यथास्थान आ जाएंगे। यही संपन्न होते हैं हमारे सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों के क्रम में सबसे पहले ताड़ासन करने जा रहे हैं, जो कि हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे इसका आरंभ से ही अभ्यास करते हैं तो उनकी पर्याप्त हाइट बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। दोनों पैरों के मध्य में 2 से 3 इंच की दूरी, दोनों हाथों को
सामने कंधे के समानांतर इस प्रकार लेके आइए, हथेलियां एक दूसरे की तरफ देखती हो, अंगुलियों को आपस में घुसा करके इंटरलॉक बनाइए। श्वास छोड़ते हुए हथेलियां सामने मेरी ओर कर लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए अपने हाथों को और अपने पंजों के बल पर खड़े हो जाइए, एड़ियां ऊपर कर लीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास कीजिए, यह अनुभूत कीजिए कि आपके हाथों को कोई ऊपर खींच रहा है। बहुत ही अच्छा ये आसन, स्थिरता लाने के लिए सुंदर यह आसन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे टिकाएंगे, इंटरलॉक खोलेंगे और बगल से अपने हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आ जाएंगे। यह संपन्न हुआ ताड़ासन। इसके बाद अगला आसन वृक्षासन। यह हृदय रोगियों को नहीं करना चाहिए, जिनके घुटनों में दर्द हो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन स्थिरता लाने के लिए, पैरों की मांसपेशियों लिगामेंट्स में मजबूती लाने के लिए बहुत अच्छा ये आसन। इसे करने के लिए अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित कीजिए। श्वास भरते हुए अपने राइट साइड के पैर के तलवे को लेफ्ट साइड की जंघा में इस प्रकार रखिए कि एड़ी मूलाधार के निकट हो। बैलेंस बनाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से लेकर के जाइए और ऊपर नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लीजिए। एक आसन को 10 सेकंड से 30 सेकंड तक करना चाहिए और अभ्यास से और भी बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत अच्छा आसन राइट साइड से आगे से संपन्न कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर के आइए, बैलेंस बनाइए और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे टिका दीजिए। ये हमने दाहिनी ओर से यानी कि राइट साइड से किया, इसे ही हम लेफ्ट साइड से भी दोहराएंगे। दृष्टि को एकाग्र कीजिए एक बिंदु पर। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड के पैर के तलवे को राइट साइड की जंघा में इस प्रकार लगाइए, एड़ी मूलाधार के निकट को। बैलेंस बनाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल से लेकर के जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में जोड़ दीजिए। यह कर रहे हैं हम वृक्षासन। लेफ्ट साइड से इसका आचरण हमारे द्वारा किया जा रहा है, बहुत सुंदर प्रकार से संपन्न किया जा रहा है। और पुनः धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर के आएंगे, बैलेंस बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे टिकाएंगे। वृक्षासन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में अगला आसन पाद हस्तासन। पैर और हाथ इसमें आपस में मिलते हैं, इसलिए पाद हस्तासन। कमर में जिनको दर्द है उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन कब्ज की शिकायत जिनको है उनको अवश्य करना चाहिए। डाइजेशन पुअर है उनको करना चाहिए। इसे करने के लिए दोनों पैरों के मध्य में 2 से 3 इंच की दूरी। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के समानांतर इस प्रकार उठाइए कि आपकी हथेलियां सामने की तरफ हों और धीरे धीरे ऊपर उठाइए और जितना इजीली थोड़ा पीछे जा सकते हैं पीछे जाइए। पुनः ऊपर धीरे धीरे आइए, हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से बिना घुटना मोड़े जितना इजीली आप नीचे झुक सकते हैं झुकिए। अपनी दोनों हथेलियां अपने दोनों पैरों के निकट में जमीन पर टिकाने का प्रयास कीजिए या पैरों को हाथों और पैरों को छुआने का प्रयास कीजिए। यह है आपका पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे और हल्का सा पीछे जाएंगे और पुनः ऊपर आ जाएंगे। हाथों को बगल से लाते हुए यथास्थान आ जाएंगे। धन्यवाद। इसका विपरीत आसन अर्धचक्रासन करने जा रहे हैं। अपने दोनों पैरों की स्थिति यही रहेगी, 2 से 3 इंच की दूरी। दोनों अपने हाथों को कटी के दोनों ओर इस प्रकार रखिए, अंगुलियां मेरी तरफ देखती हुई आपस में मिली हुई, अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियों को थोड़ा सा पीछे की ओर कर लीजिए और अपने दोनों कोहनियां पीछे की तरफ निकटतम स्थिति में ले आइए, जितनी निकट ला सकते हैं क्षमता के अनुरूप। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन और धड़ को धीरे धीरे यथाशक्य जितना इजीली आप पीछे लेकर के जा सकते हैं लेके जाइए। रेचक कर लीजिए, अपना श्वास छोड़ दीजिए और सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए जितनी देर क्षमता के अनुरूप हम इसमें रह सकते हैं रहना चाहिए। यह अर्धचक्रासन मेरुरज्जु मेरुदंड को बहुत अच्छा बना करके रखने लिए बहुत ही सुंदर यह आसन है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, हाथों को यथास्थान नीचे लेकर के आएंगे। इसके बाद अंतिम आसन करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। 3 कोण इसमें बनते हैं, इसलिए इसका नाम है त्रिकोणासन। दोनों पैरों के मध्य में 2 से 3 फीट की दूरी कर लीजिए।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार उठाइए, हथेलियां जमीन की ओर देखती हुई हो, अंगुलियां अंगूठे मिले हुए हों। हथेलियों को मेरी तरफ देखता हुआ कीजिए या दीवार के सामने की ओर कीजिए और अपने राइट साइड के पैर के पंजे को राइट साइड में बाहर निकालिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में तब तक झुकिए जब तक कि आपका राइट हैंड की अंगुलियां जमीन का स्पर्श न करे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड की सीध में गर्दन को घुमा करके लेफ्ट हैंड की मध्यमा अंगुली की ओर देखने का प्रयत्न कीजिए। यह आपका कहलाता है त्रिकोणासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर पंजे को यथास्थान कीजिए। इसे हमने राइट साइड से किया, इसे ही लेफ्ट साइड से भी करने जा रहे हैं। पंजे को लेफ्ट साइड के पंजे को लेफ्ट साइड में निकालिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में तब तक झुकिए जब तक कि लेफ्ट साइड की अंगुलियां जमीन का स्पर्श न कर ले या पैर का स्पर्श न कर ले। राइट हैंड लेफ्ट हैंड की सीध में, दृष्टि राइट हैंड की मध्यमा अंगुली की ओर आपकी होनी चाहिए। यह आपका त्रिकोण आसन, 3 कोण बनने वाला आसन बहुत सुंदर प्रकार से संपन्न कर रहे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, पंजे को यथास्थान लेकर के आएंगे और उचक करके सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। धन्यवाद। यही संपन्न होते हैं हमारे सभी वे आसन जो कि खड़े होकर के किए जाने वाले थे। अब हम करने जा रहे हैं बैठ करके किए जाने वाले आसन। उसके क्रम में सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, पुनः दंडासन में विराज जाइए विश्राम की स्थिति में। पैर सामने फैले हुए, हथेलियाँ पीछे टिकी हुई, गर्दन धड़ पीछे लुढ़के हुए और दोनों पैरों के मध्य में दूरी और बिल्कुल रिलैक्स की पोजीशन। यह विश्राम की स्थिति दंडासन के अंतर्गत। बैठ करके किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले करने जा रहे हैं भद्रासन, जो कि श्रोणी प्रदेश यानी कि हमारी जो पेल्विक रीजन है उसकी समस्त अस्थियों, संधियों, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है, उनकी कार्यकारी शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसे करने के लिए एक बार पुनः आइए आप दंडासन में। और अब भद्रासन करने जा रहे हैं। श्वास भरते हुए अपने दोनों घुटनों को मोड़िए, अपने दोनों तलवों को आपस में मिलाइए, एड़ियों को मूलाधार के निकट लाइए और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों की हथेलियों से अपने पैर के पंजों को ढक लीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद या खुली, दोनों स्थिति में रख सकते हैं आप, जैसी आपको अनुकूल हो। यह भद्रासन की स्थिति है। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। उत्कृष्ट वह होता है जिसके घुटने जमीन से लगें, लेकिन बलात् कुछ नहीं करना है, जबरन नहीं लगाना है। नीचे कुशन लगा सकते हैं आप, धीरे धीरे अभ्यास होगा तो नीचे भी टिकने लगेंगे। बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न कर रहे हैं भद्रासन। इसी में बैठ करके बटरफ्लाई भी करते हैं, लेकिन हमारे अभ्यास में प्रोटोकॉल में नहीं है। हाथों को रिलीज करेंगे, हटाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को सामने की ओर फैला करके विश्राम कर लेंगे दंडासन में। इसके बाद वज्रासन करने जा रहे हैं और वज्रासन में बैठ करके कुछ अभ्यास करेंगे। वज्रासन, वज्र का नाम हीरा, हीरा कठोरता का परिचायक है और हीरा बहुत ही मूल्यवान धातु, मूल्यवान तत्व समझा जाता है। और अब यह इसलिए भी किया जाता है क्योंकि यह मजबूती प्रदान करता है हमें। इसमें बैठ करके कुछ आसन करेंगे। इंद्र के आयुध का नाम भी वज्र है, जो कि मजबूती का परिचायक है। इसे करने से शरीर सुदृढ़ बनता है। भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र यह आसन है। इसे करने के लिए पुनः एक बार दंडासन में आइए। श्वास भरते हुए अपने राइट साइड के घुटने को मोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड के नितंब से लगा लीजिए तलवे को। इसी प्रकार श्वास भरते हुए लेफ्ट घुटने को मोड़िए, लेफ्ट साइड के तलवे को श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड के नितंब से मिला लीजिए। हाथ दोनों आपके हथेलियां आपकी जंघाओं पर, कमर गर्दन सीधी। यह आपके वज्रासन की स्थिति है। इसी में बैठ करके कुछ अगले अभ्यास हम करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। इसे करने के लिए अपने स्थान पर इस प्रकार खड़े होइए, घुटनों के बल
कि आपके घुटने आपस में मिले हुए हों, पंजे आपस में मिले हुए हों, कोई गैप नहीं, कमर गर्दन सीधी। दोनों अपने हाथों की हथेलियों को कमर के निचले वाले हिस्से में इस प्रकार टिकाइए कि अंगुलियां जमीन की ओर देखती हों। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन और धड़ को यथाशक्य जितना इजीली आप अपनी शक्ति के अनुरूप लेके जा सकते हैं लेकर जाइए। श्वास छोड़ दीजिए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए इसी पोजीशन में रहिए। यह आपकी जो पोजीशन है यह कहलाती है अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति। बहुत अच्छा यह आसन नेत्रों की ज्योति को अच्छा बना करके रखने के लिए, अपनी रीढ़ की हड्डी की कार्य क्षमता को अच्छा बना के रखने के लिए, लेकिन पेट में जिनके दर्द हो, जिनके सर्जरी हुई हो, उनको नहीं करना चाहिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर हाथों को यथास्थान लाएंगे और विराज जाएंगे वज्रासन में पुनः एक बार। इसके बाद इसी का उत्कृष्ट स्वरूप जिसे कहते हैं उष्ट्रासन, वह करने जा रहे हैं। उष्ट्रासन भी बहुत अच्छा आसन है, ये बच्चों को भी इसका अभ्यास करना चाहिए। इसे करने के लिए पुनः अपने स्थान पर खड़े होइए, घुटनों के बल। अपनी दोनों हथेलियां बिल्कुल अपने बगल में रखिए, दोनों कंधों के पास में, जंघाओं के पास में। और अब श्वास भरते हुए पहले दोनों घुटनों के बीच में 1 फीट की दूरी कर लीजिए, पैरों के बीच में भी 1 फीट की दूरी कर लीजिए। श्वास भरते हुए राइट साइड के हाथ को बाहर की तरफ से तानते हुए पीछे लेकर के जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी राइट साइड की हथेली को राइट साइड के तलवे से मिला लेंगे। ठीक इसी प्रकार श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड के हाथ को बाहर से तानते हुए पीछे की ओर लेकर के जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की हथेली को लेफ्ट साइड के तलवे से मिला देंगे। श्वास भरते हुए गर्दन और धड़ को पीछे लेकर के जाएंगे, आंखें खुली होंगी और कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए रहेंगे। यह उष्ट्रासन की स्थिति कहलाती है। उष्ट्रासन लौटते समय में मैं जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा उसका ध्यानपूर्वक मनन करने के बाद ही करें। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन और धड़ को ऊपर लाइए। श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट साइड के हाथ को ऊपर लाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे टिकाइए। श्वास भरते हुए राइट साइड के हाथ को ऊपर लाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे टिकाइए। वज्रासन में विराज जाइए। इसके बाद अगला आसन शस्कासन, ध्यान लगाने के लिए, एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा आसन, लेकिन जिनके हृदय की परेशानी है, जिनके पीठ में दर्द रहता है, उन्हें नहीं करना चाहिए। दोनों पैरों के मध्य में दूरी कर लीजिए पर्याप्त। अपने दोनों हाथों की हथेलियां, अंगुलियां आपस में चिपकी हुई, अंगूठा मिला हुआ, और अपने कंधों के समानांतर दोनों घुटनों के मध्य वाले रिक्त स्थान में रख लीजिए, इस प्रकार कि अंगुलियां सामने की तरफ देखती हुई हों। और अब भरपूर दोनों घुटनों के मध्य वाले रिक्त स्थान में आपको रखना है। घुटनों के मध्य वाले रिक्त स्थान में अपनी हथेलियां रखनी हैं। श्वास भरपूर भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर तब तक खिसकाइए जब तक कि आपके हाथ सीधे न हो जाएं, आपकी कोहनियां जमीन पे न टिक जाएं, आपकी दृष्टि सामने की ओर हो, आपकी जो चिबुक है यानी ठोड़ी जमीन से लगी हो। उत्कृष्ट वह होगा जिसके नितंब लगे हुए हों तलवों से। यह शस्कासन की स्थिति। बहुत अच्छा यह आसन शस्कासन, खरगोश, रैबिट जैसी पोजीशन, हेयर जैसी पोजीशन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पुनः आएंगे ऊपर की ओर, वज्रासन में विराज जाएंगे। इसके बाद एक अंतिम आसन जो कि इसी आसन में वज्रासन में बैठ करके किया जाना है, उत्तान मंडूकासन। दोनों पैरों के बीच में यथाशक्य दूरी कीजिए, जितनी कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें खुली। श्वास भरते हुए अपने दाहिने हाथ को, राइट हाथ को ऊपर की ओर कीजिए। कोहनी मोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड के कंधे से मिला लीजिए अपनी हथेली राइट साइड की। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड के हाथ को ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए कोहनी से मोड़ते हुए राइट साइड के कंधे से मिला लीजिए। कमर गर्दन सीधी, कोहनियां निकटतम स्थिति में हो आपस में और दृष्टि सामने की ओर। यह कहलाता है आपका उत्तान मंडूकासन। वक्ष प्रदेश में जितने भी हमारे शरीर के अंग उपांग हैं, उन सबके सम्यक रक्त संचरण के लिए बहुत ही अच्छा यह अभ्यास। पोस्ट कोविड पेशेंट्स को भी इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए।
मेंढक की ऊर्ध्वमुखी पोजीशन, श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड के हाथ को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार श्वास भरते राइट साइड के हाथ को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाके टिकाएंगे। दोनों घुटनों को मिला करके वज्रासन के और अब करने जा रहे हैं बैठकर किए जाने वाले आसनों के क्रम में अंतिम अभ्यास वक्रासन। अपने लेफ्ट साइड से पैरों को निकालते हुए आ जाइए अपने दंडासन की स्थिति में और रिलैक्स कर लीजिए। दंडासन में हथेलियां पीछे की ओर टिकी हुई, अंगुलियां पीछे की तरफ देखती हुई, गर्दन पीछे लुढ़की हुई, दोनों पैरों के मध्य में दूरी, रिलैक्स की पोजीशन। इसके बाद वक्रासन करने जा रहे हैं, इसे मरीचासन भी कहते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है, इसे करने से बगल में चर्बी का डिपोजिशन नहीं हो पाता, अच्छा रहता है। लेकिन जिनके साइकिल की प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना चाहिए। इसे करने के लिए वापस दंडासन में आइए। श्वास भरते हुए अपने राइट साइड के पैर के तलवे को लेफ्ट साइड के घुटने के पास में रखिए। अपनी गर्दन को श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में घुमाइए। अपने राइट साइड की हथेली को पीछे टिकाइए जमीन पर और श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड को ऊपर से तानते हुए राइट घुटना पार कराते हुए राइट साइड के पंजे के पास में जमीन पे रखने का प्रयास कीजिए, या जहां तक आप लेकर के जा सकते हैं पैर से छुआइए इसको। और दृष्टि आपकी होनी चाहिए घुमा करके राइट साइड के कंधे की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए। यह वक्रासन की स्थिति, राइट साइड से वक्रासन कर रहे हैं। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्य में सामने की ओर लाएंगे और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर से पुनः लेकर के आते हुए यथास्थान लेकर के जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को फैला देंगे। यह राइट साइड से हमने वक्रासन का अभ्यास किया। जैसा ये अभ्यास किया ठीक इसी प्रकार इसको लेफ्ट साइड से भी हमें करना है। उसे करने के लिए एक बार पुनः आएंगे दंडासन की स्थिति में। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड के पंजे को राइट साइड के घुटने के पास में रखिए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड के गर्दन को घुमाइए। अपनी लेफ्ट हथेली को पीछे टिकाइए, मध्य में थोड़ा मध्य में होनी चाहिए पीछे, और श्वास भरते हुए राइट साइड के हाथ को तानते हुए लेफ्ट साइड के घुटने को पार कराते हुए लेफ्ट साइड के पंजे के पास जमीन पे रखिए या पैर तक पहुंचे वहां तक, और दृष्टि आपकी लेफ्ट साइड के कंधे की ओर होनी चाहिए। यह वक्रासन लेफ्ट साइड से हम कर रहे हैं। प्रतिदिन किया जाने वाला यह अभ्यास, अवश्य इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। इसके बाद श्वास भरते हुए गर्दन को मध्य में लाएंगे और श्वास भरते हुए हाथ को पार कराते हुए घुटना यथास्थान लेकर के जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को फैला लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे दंडासन में। यहाँ संपन्न होते हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। इसके बाद में हम करने जा रहे हैं पेट के बल लेट करके किए जाने वाले 3 आसन, जिनका आधार आसन है वक्रासन, क्रोकोडाइल पोज। इसमें कमर के निचले हिस्से में जिनकी वेदना रहती है उनके लिए अच्छा है, और कोविड वाली जो मरीज हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके करने से हमारा जो श्वास प्रश्वास है उसका संचरण, रक्त श्वसन तंत्र हमारा बिल्कुल सम्यक रूप से कार्य करने लगता है। इसे करने के लिए एक बार पुनः दंडासन की स्थिति में आइए। लेफ्ट करवट लेते हुए अपने स्थान पर पेट के बल ये इस प्रकार कि आपका जो सिर है वो सामने की तरफ हो। जो मेरी तरफ मुंह करके हैं उनका सिर मेरी तरफ होना चाहिए। अपने राइट साइड के हाथ को जमीन पर हथेली को टिकाइए, उसके ऊपर लेफ्ट हथेली टिकाइए, ललाट उसके ऊपर टिकाइए। दोनों पैरों के मध्य में 1 से 1.5 फीट की दूरी कीजिए। यह मकरासन की स्थिति है। बीच बीच में जब भी मैं कहूँगा कि मकरासन में आइए तो आपको इस पोज में आना है। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत अच्छा यह आसन। अब पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में महत्वपूर्ण आसन जो कि कमर से संबंधित समस्त व्याधियों के लिए बहुत अच्छा है, कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, कोई गैप नहीं, बिल्कुल मिला लीजिए। पंजे बाहर की तरफ निकले हुए, तने हुए।
श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन से लगाते हुए सामने तब तक फैलाइए जब तक कि आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी न हो जाएं। अपना ललाट जमीन से टिका दीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हथेलियाँ नीचे खिसकाइए और अपनी थोरैक्स कैविटी में जो हमारी लास्ट रिब है यानी कि परशुकास्थी पसली की हड्डी उसके पास टिकाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर, गर्दन और धड़ को नाभि पर्यंत ऊपर की ओर उठाइए। आंखें खुली रहेंगी, दृष्टि ऊपर की ओर, जितना जो शक्ति से जा सकता है उतना जाए, बलात् कोई कार्य न करे। यह कहलाता है आपका भुजंगासन, कोबरा पोज। जिनके पेट की सर्जरी हुई है हाल ही में उन्हें नहीं करना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे, मकरासन में रिलैक्स कर लेंगे। इसके बाद में अगला अभ्यास जो कि इसका विपरीत अभ्यास है उसे कहते हैं शलभासन। टिड्डे जैसी पोजीशन साइटिका के रोगियों के लिए बहुत अच्छा। कमर से लेकर के नितंब तक आते हुए नीचे पैर में जाते हुए पैर तक, अंगूठे तक, अंगुलियों तक दर्द जो होता है, साइटिका, गृदृषि यानी कि रिंगणवाय, दोनों पैरों को मिला लीजिए, कोई गैप नहीं। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को बगल से लाते हुए अपनी हथेलियों को जंघाओं के नीचे टिका लीजिए। जंघाएं और हथेलियां दोनों निकटतम स्थिति में स्पर्श करती हुई हों। ठोडी को जमीन से लगा दीजिए। श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े अपने दोनों पैरों को यथाशक्य ऊपर की ओर कीजिए, बिना घुटना मोड़े। जिसकी जितनी क्षमता है उतना ऊपर लेकर के जाए। उत्कृष्ट वही होगा जो बिना घुटना मोड़े सीधा रख पाएगा। यह कहलाता है आपका शलभासन, टिड्डे जैसी पोजीशन। बहुत सुंदर यह अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर टिकाएंगे और मकरासन में रिलैक्स कर लेंगे। यही संपन्न हुए हमारे पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। अब करने जा रहे हैं पीठ के बल लेट के किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास हम करेंगे। उनमें सर्वप्रथम करने जा रहे हैं हम शवासन, जो कि सभी आसनों का मूल आधार है। बीच बीच में हमको शवासन की स्थिति में लेटना है। सभी से निवेदन है, लेफ्ट करवट लेते हुए अपने पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों के मध्य में 1.5 से 2 फीट की दूरी हो और दोनों हथेलियां आसमान की तरफ देखती हुई अपनी दोनों जंघाओं से लगभग 9 इंच की दूरी पर हो। आंखें बंद हों, कमर गर्दन सीधी। यह है शवासन की स्थिति, डेड बॉडी वाला पोज। बीच बीच में हम करेंगे। पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों के क्रम में बड़ा अच्छा लगता है और परिश्रम करने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है कि इसी में लेटे रहें। अब पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों के क्रम में पहला आसन सेतु बंधासन करने जा रहे हैं, जो कि संपूर्ण शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को भी इसका अभ्यास कराया जाना चाहिए। इम्यूनिटी पावर इसको करने से बढ़ती है। दोनों पैरों को बिल्कुल मिला लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़िए और अपनी दोनों एड़ियां अपने नितंब के निकटतम स्थिति में लेकर के आइए। दोनों पैरों के मध्य में दूरी कर लीजिए 1 फीट के लगभग। घुटनों की भी और पैरों की भी एड़ियां आपकी नितंब के निकटतम स्थिति में हों। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों के हाथों से पकड़ लीजिए अपने टखने वाले जॉइंट को, यानी कि एंकल जॉइंट को, गिरिए वाले जॉइंट को, गुल्फ संधि को पकड़ लीजिए मजबूती से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने कमर को, धड़ को ऊपर की ओर यथाशक्य उठाना है। कंधे जमीन पे टिके हुए रहेंगे, सिर जमीन पे टिका हुआ रहेगा। जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। ठोड़ी आपकी वक्ष पर लगी हुई रहेगी। यह आसन आपका कहलाता है सेतु बंधासन। बहुत अच्छा यह आसन, प्रतिदिन अभ्यास इसका किया जाना बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को, कमर को नीचे की ओर लाएंगे, हाथों को रिलीज करेंगे और श्वास छोड़ते हुए पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। इसके बाद में पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों के क्रम में अगला अभ्यास करने जा रहे हैं, जो है उत्तान पादासन, जो कि नाभि भ्रंश की जिनकी शिकायत होती है, मणिपुर चक्र जिनका इधर उधर हो जाता है, पेचुटी धरण की शिकायत वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। दोनों पैरों को मिलाइए आपस में, कोई गैप नहीं।
पंजे बाहर की ओर तने हुए, हथेलियां दोनों जंघाओं के पास में टिकी हुई जमीन पर, आंखें बंद। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाइए 30 डिग्री एंगल तक, यानी कि लगभग समझ लीजिए जमीन से 1 फीट की दूरी पर। यह पोजीशन उत्तान पादासन की, बड़ा सुंदर ये आसन पेचूटी की शिकायत वालों के लिए, नाभि भ्रंश वालों के लिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे टिकाएंगे, रिलैक्स कर लेंगे शवासन में। अगला अभ्यास ठीक इसी प्रकार होगा, थोड़ा सा और उत्कृष्ट स्वरूप में। अर्ध हलासन बहुत ही अच्छा है, यह आसन भी संपूर्ण शरीर के लिए बहुत अच्छा है, विचारों की एकाग्रता के लिए अच्छा है, तनाव से मुक्ति के लिए अच्छा है, संपूर्ण शरीर के रक्त संचरण को सम्यक बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा है। किस प्रकार करेंगे? वापस आइए, पुनः दोनों पैरों को मिला लीजिए, कोई गैप नहीं। पंजे बाहर की तरफ तने हुए, दोनों हथेलियां जमीन पर टिकी हुई, दोनों जंघाओं के पास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैरों को 30 डिग्री एंगल पर लाइए, धीरे धीरे ऊपर 60 डिग्री एंगल पर लेकर के जाइए, 60 डिग्री एंगल थोड़ा ऊपर, और धीरे धीरे 90 डिग्री एंगल पर समकोण पर ले आइए। आपके पंजे आपके वक्ष की तरफ झुके हुए होने चाहिए। यह आसन अर्ध हलासन की स्थिति बहुत ही अच्छा। यह आसन जिनके पैर थोड़े नीचे हैं, बिल्कुल ऊपर थोड़ा और उनको ऊपर लेकर के आएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पुनः नीचे की ओर आएंगे 60 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, और बिल्कुल ज़मीन पे लाके टिका देंगे। रिलैक्स कर लेंगे शवासन में। शवासन में रिलैक्स कर लेंगे थोड़ा सा। अंतिम आसन करने जा रहे हैं, पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों के क्रम में, और उस आसन को कहते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों को घुटनों को मोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए अपनी मिला लीजिए, अपने घुटनों को वक्ष के पास में टिका लीजिए। श्वास भरिए, दोनों हाथों को बगल से लाते हुए इंटरलॉक बनाइए और अपने घुटनों के नीचे टिका लीजिए। श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर अपनी गर्दन धड़ को ऊपर उठाइए। प्रयत्न कीजिए आपका ठोड़ी या आपका नाक लगे आपके घुटनों से। यह पोजीशन कहलाती है पवन मुक्तासन की। जिनके गैस बनने की शिकायत रहती है उनके लिए बहुत अच्छा यह आसन, बहुत ही सुंदर प्रकार का यह आसन। श्वास भरते हुए सिर को गर्दन को नीचे की ओर टिकाएंगे, रिलीज करेंगे अपने हाथों को, और श्वास छोड़ते हुए पैरों को फैला लेंगे सामने की ओर, रिलैक्स कर लेंगे शवासन में। यही संपन्न होते हैं हमारे सभी प्रकार के आसन। इसके बाद करने जा रहे हैं शोधन क्रिया कपालभाति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हमारे अभ्यास में इसका समावेश अवश्य होना चाहिए। इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे पूर्वाभ्यास जो हमने 5 दिन कराए हैं उनको आपको देखना चाहिए, जिसमें काफ़ी उसके बारे में हमने बता रखा है। संक्षेप में समझ लीजिए, अपने कफ दोषों के निवारण के लिए, कफ से संबंधित होने वाली समस्त व्याधियों के लिए, शरीर में रहे हुए विकारों को शरीर से बाहर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, शोधन क्रिया है कपालभाति। अपने लेफ्ट साइड की करवट लेते हुए अपने स्थान पर इस प्रकार बैठ जाइए, सिर मेरी तरफ, मुंह मेरी तरफ देखता हुआ हो, और वापस बैठेंगे सिद्धासन की स्थिति में, जो आरंभ में मैंने बताया था। जो नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, जो बैठना चाहें अर्ध पद्मासन, पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी होगी। कपालभाति शोधन क्रिया में आपको करना है, 3 चरण में ये संपन्न होगी। एक मैं बोलूँगा तो भरपूर दोनों नासा छिद्रों से श्वास लेंगे, अपनी वक्ष और उदर गुहा को श्वास से भरेंगे। 2 बोलूँगा तब आप स्ट्रोक लगाएंगे 1 सेकंड में, 1 बार के हिसाब से 30 बार, जिसमें श्वास बाहर फेंकने पे आपका जोर होगा। एक्टिवली मतलब आप एक्सलेशन करेंगे, बहिश्वसन करेंगे, अंतःश्वसन स्वतः हो जाएगा, और 3 बोलने पर आप भरपूर श्वास भर के उसे छोड़ेंगे। आरंभ करते हैं। 1, भरपूर श्वास भरिए। 2, स्ट्रोक लगाना आरंभ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 3 श्वास भरेंगे और उसे बाहर निकालेंगे। एक बार पुनः, 1 श्वास भरेंगे भरपूर, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। श्वास भरेंगे, बाहर निकालेंगे। एक बार और, 1 भरपूर श्वास भरेंगे दोनों नासा छिद्र से, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। भरपूर श्वास भरेंगे और उसे बाहर निकालेंगे। इसके बाद प्राणायाम के चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि बहुत ही अनिवार्य है। प्रतिदिन की हमारी दैनिक चर्या में इसका समावेश होना बहुत ज़रूरी है। इसे करने के लिए बैठने की पोजीशन हमारी यही रहेगी, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। लेफ्ट साइड की स्थिति आपकी ज्ञान मुद्रा की, पहली अंगुली के टिप से अंगूठे का टिप मिला हुआ हो, हथेली आसमान की तरफ देखती हुई हो, 3 अंगुलियां सीधी लेकिन तनाव रहित। राइट साइड के हाथ को ऊपर की ओर करेंगे और अपने राइट साइड के अंगूठे से राइट साइड के नाक को दबा करके बंद करेंगे। पास की 2 अंगुलियां, तर्जनी अंगुली यानी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को मोड़ लेंगे और अंतिम 2 अंगुलियां रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली और कनिष्ठिका उंगली लेफ्ट साइड के दावें साइड के बाहिनी ओर के नथुने के पास रखेंगे। अब इसे आपको करना इस प्रकार है, समझ लीजिए एक बार। लेफ्ट साइड से आपको श्वास भरना है धीरे धीरे, इतना धीमे कि आपको श्वास की आवाज़ स्वयं को भी न आए, और भरपूर भरने के बाद में आपको दोनों अंगुलियों से लेफ्ट साइड के पास लगी उंगलियों से बंद करके राइट साइड से निकालना है। फिर आपको राइट से भरना है और फिर लेफ्ट से निकालना है, फिर लेफ्ट से भरना है, राइट से निकालना है। ये क्रम चलेगा। आरंभ आप लेफ्ट से करेंगे। जितना समय आपको श्वास लेने में लगा है उतना ही समय निकालने में लगना चाहिए। मन में काउंट आप कर सकते हैं और फिर अच्छा अभ्यास हो जाने पर जितना समय लेने में लगे उससे दुगना समय निकालने में लगाना चाहिए। आरंभ कीजिए। 3 चक्र आप इसके पूरे करेंगे। अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर यानी कि हमारा जो संपूर्ण स्वास्थ्य है वो सम्यक प्रकार कार्य करता रहता है। हमारा स्वास्थ्य संपूर्ण रहता है, बहुत अच्छा रहता है। शारीरिक और मानसिक रूप से हम पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। हमारे जीवन में पैरालाइटिक अटैक जैसी परेशानी कभी नहीं आ सकती। हमारे कभी पथरी जैसी शिकायत नहीं हो सकती। हमारे किसी प्रकार की मानसिक विकृति नहीं हो सकती और हम किसी दुर्व्यसन में भी नहीं पड़ सकते, क्योंकि हमारी मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है कि हमारा जितने भी सद्कार्य हैं उनके ओर हमारी प्रवृत्ति बनती है। इस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमें सद्कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं, मानसिक प्रसन्नता रखते हैं, हम प्रफुल्लित रहते हैं। संपूर्ण दिवस पूरे दिन हम ऊर्जा से भरपूर रहते हैं यदि हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। हाथों को यथास्थान लेकर के आएंगे। इसके बाद अगला
अभ्यास करने जा रहे हैं शीतली प्राणायाम का, जो कि गर्मी की ऋतु में किया जाने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। मेरी वाणी का अनुकरण करते हुए आप इसका अभ्यास करेंगे। आंखें आपकी खुली रहेंगी, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों की पोजीशन ज्ञान मुद्रा की। मैं जब एक बोलूंगा अपनी जीभ को बाहर निकाल करके ट्यूब नुमा आकृति बना करके श्वास भरेंगे भरपूर जीभ के द्वारा। 2 बोलने पर अपनी जीभ को अंदर करेंगे और जीभ की टिप को लगाएंगे तालू में और धीरे धीरे गर्दन को सामने की ओर झुकाएंगे और ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे। श्वास को रोक के रखेंगे और जब मैं 3 बोलूंगा धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे, दोनों नासा छिद्रों से श्वास को बाहर कर देंगे। 2 बार इसका अभ्यास करना है। 1, जीभ बाहर निकालिए, ट्यूब बनाइए। 2, जीभ को अंदर लेके जाइए, तालू से चिपकाइए, धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर झुकाइए और ठोड़ी को कंठकूप में लगा लीजिए। श्वास को रोक के रखिए। 3, धीरे धीरे गर्दन ऊपर लेकर के आएंगे, दोनों नासा छिद्रों से श्वास को छोड़ देंगे। यह एक चरण संपन्न हुआ। दूसरा चरण पुनः करने जा रहे हैं। 1, जीभ बाहर निकालिए, ट्यूब जैसी आकृति बना के भरपूर श्वास भरिए जीभ के द्वारा। 2, जीभ को अंदर लेके जाइए, तालू से चिपकाइए, गर्दन को सामने की ओर लाइए, ठोड़ी को कंठकूप में लगाइए, श्वास को रोक के रखिए। 3, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे, दोनों नासा छिद्रों से श्वास बाहर कर देंगे। यह आपका संपन्न हुआ शीतली। इसके बाद में सेकेंड लास्ट यानी कि अंतिम दूसरा भ्रामरी, भ्रमर के सदृश इसमें गूंज दी जाती है। अवसाद के रोगियों के लिए, चिंता से ग्रस्त रोगियों के लिए, तनाव से ग्रस्त रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। इसे करने के लिए ज्ञान मुद्रा की ही पोजीशन हमारी है अभी। अब हम इसे षड्मुखी मुद्रा में करेंगे। दोनों अपने नेत्र बंद कर लीजिए और जब तक मैं नहीं कहूँगा आपको नेत्र बंद ही रखने हैं। अब अपने दोनों हाथों के अंगूठों को दोनों कानों के छिद्र में लगा करके लगा लीजिए। अपनी पहली अंगुली पलक पर लगाइए, दूसरी अंगुली आप लगाइए नासिका पर, तीसरी अंगुली लगाइए होंठ के पास में, चौथी लगाइए आप होठी के पास में। दोनों कोहनियां सीधी हों। मैं जब 1 बोलूंगा आपको भरपूर श्वास लेना है दोनों नासा छिद्रों से। 2 बोलूंगा पूरे की गूंज की तरह से बाहर निकालना है और 3 बोलने पर आपको रोक करना है। आरंभ करते हैं। 1, दोनों नासा छिद्रों से भरपूर श्वास भरिए। 2, 1, 2, 3। हाथों को एक स्थान लाएंगे, आंखें बंद ही करके रखेंगे। अगला अंतिम चरण ध्यान। योग का बहुत ही महत्वपूर्ण यह 7वां अंग ध्यान, जो कि संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, विभिन्न प्रकार की जटिलता भरी समस्याओं के लिए एकमात्र समाधान ध्यान, मेडिटेशन। हाथों की पोजीशन वही ज्ञान मुद्रा की रहेगी। कमर गर्दन सीधी, चेहरा हल्का सा ऊपर की ओर उठा हुआ। दोनों अपनी भ्रुकुटियों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। आती जाती हुई श्वासों पर दृष्टि रखिए। सद्विचारों को ग्रहण करने का प्रयत्न कीजिए।
अपने दोनों हाथों की हथेलियों का भरपूर घर्षण करेंगे और हथेलियों की उष्णता का अपनी बंद पलकों पर अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। इसके बाद अब संकल्प और विश्व मंगल कामना दो हमारे चरण अवशेष रहते हैं। अब इसमें श्वास भरते हुए अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार कंधे के समानांतर उठाइए, हथेली जमीन की ओर देखती हुई हो। एक पंक्ति में बोलूंगा, उसी पंक्ति को आपको दोहराना है। मैं संकल्प लेता हूं सदैव अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने स्वयं के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व में शांति, सद्भाव, सौहार्द और स्वास्थ्य के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूं। हाथ को यथास्थान लाएंगे, विश्व मंगल कामना करेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को बगल से ऊपर की ओर लेकर जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में वक्ष के सामने जोड़ देंगे। एक पंक्ति में बोलूंगा, उसी पंक्ति को आपको रिपीट करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। अपने हाथों को ठीक इसी प्रकार ऊपर ले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह है हमारा लोगो, बहुत ही सुंदर यह चित्र। और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल से लेते हुए यथास्थान आ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे प्रदर्शक हैं इनका, और जो हमारे फेसबुक लाइव हमारे पेज से जुड़े हुए हैं, जीवंत प्रसारण देख रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे माननीय उपनिदेशक महोदय को कि आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमें आशीर्वचन कहें। माननीय उपनिदेशक महोदय डॉक्टर मनोहर सिंह जी राठौड़ साहब। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वर्तमान समय में भागम भाग की इस जिंदगी में जीवन शैली से संबंधित होने वाली समस्त व्याधियों में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। योग नियमित करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे वर्तमान समय में कोरोना जैसी संक्रामक बीमारियों से लड़ने की हमें शक्ति मिलती है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस 16 जून से आयोजित हुए उपनिदेशक जोधपुर के द्वारा कार्यक्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर गोपाल नारायण जी व उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके लिए आपकी पूरी टीम को, और जो इस कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखते थे उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। वर्तमान समय में आयुर्वेद विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका इस योग को घर घर पहुंचाने के लिए है। अपन सभी को अपना दायित्व समझ करके
और इस योग को आम जन तक पहुंचाएं ताकि वो अपनी दिनचर्या में अपने इस योग को महत्वपूर्ण स्थान दे सके। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि अपन सभी मिल करके अपनी जीवन शैली में इस योग को आत्मसात करें। यही आज के दिन अपन संकल्प लें। एक बार मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो योग की सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा और उसका बहुत ही अच्छा संदेश गया है, जिसके लिए जिन्होंने भी प्रतिभागियों ने इस योग के इस प्रश्नोत्तरी में भाग लिया है उसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः मैं भगवान पतंजलि को नमन कर प्रार्थना करता हूँ कि वो अपन सभी को सुस्वास्थ्य दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय फर्स्ट है 50 से 50, ये 3 संयुक्त रूप से सेकंड है और ये संयुक्त रूप से 2 जने थर्ड है। अपने जो योग का ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कल 20 जून को आयोजित किया गया था, इसके अंदर सर्वप्रथम डॉक्टर गार्गी राजपुरोहित सरस्वती नगर जोधपुर 50 में से 50 अंक प्राप्त किए। द्वितीय स्थान में 3 प्रतिभागी बराबर रहे, घनश्याम चौधरी अंबिका नगर मेड़ता सिटी नागौर, इन्होंने 50 में से 48 अंक प्राप्त किए। इसी क्रम में ओम कंवर राजपुरोहित सरस्वती नगर, आपने 50 में से 48 अंक प्राप्त किए। तृतीय स्थान गंगा सिंह राजपुरोहित सरस्वती नगर जोधपुर, आपने 50 में से 48 अंक प्राप्त किए। तृतीय स्थान पर एकता चौधरी अंबिका नगर मेड़ता सिटी नागौर, आपने 50 में से 27 अंक प्राप्त किए। इसी क्रम में तृतीय स्थान में अनुराधा गोस्वामी, आप गांधी कॉलोनी भगत की कोठी ने 50 में से 47 अंक लिए। इनके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत बहुत कामना करता हूँ। एक बार पुनः उपनिदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारी कल की प्रतियोगिता रही, प्रश्नोत्तरी ऑनलाइन प्रतियोगिता, सामान्य योग ज्ञान प्रतियोगिता, इसमें जो विजेता रहे हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, द्वितीय स्थान में संयुक्त रूप से 3 का चयन हुआ है, 3 ने विजय हासिल की है और तृतीय स्थान के ऊपर 2 लोगों ने विजय हासिल की है। इन सभी को विभाग की ओर से पारितोषिक प्रदान किए जाएंगे, जिसकी सूचना उनके दूरभाष पर दे दी जाएगी, उनके ईमेल पर डाल दी जाएगी। जब भी कार्यक्रम आयोजित होगा उन्हें यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। अन्य जो लोग हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है उनको पार्टिसिपेट करने का सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा उनके ईमेल आईडी पर, और जिन्होंने 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं उनको भी सर्टिफिकेट उत्कृष्टता का प्रेषित कर दिया जाएगा। मैं विभाग की ओर से सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगली वर्ष की प्रतियोगिता में हम अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे, दूसरे लोगों को प्रेरित करेंगे। इस योग के यज्ञ से जुड़े हुए जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारी सहायता की है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ व मंगलमय हो। आइए मिलते हैं फिर कुछ अगले विचारों के साथ में हमारे डीडी आयुर्वेद जोधपुर के फेसबुक पेज के ऊपर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।